हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां नेपाल ने भारत को फिर दिखाई आंख। नेपाली युवकों के पथराव के बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर मचा भारी बवाल। बड़ी खबर, कई लोग घायल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है अभी की सबसे बड़ी और अहम जानकारी, और साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों जहाँ पर भारत की G20 अध्यक्षता पर मैक्रोन ने कह दी बड़ी बात। कहा, मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी जी पर मुझे पूरा भरोसा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे और क्या आगे इन्होंने कहा, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर इस कांग्रेसी नेता ने कहा है कि अभी पाकिस्तान काफी कमजोर है, ये पीओके छीनने का सही समय है। बताएंगे दोस्तों आखिर इनके बयान के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, और साथ ही साथ आपको उससे भी बड़ी खबर बताएंगे जहां भारत जोड़ो यात्रा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किसने ये बड़ा दावा किया है। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, और राशन कार्ड से जुड़ी भी बड़ी खबरें बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत आज जिस स्थिति पर खड़ा है दोस्तों, वो मात्र भारत की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से और भारतीय सेनाओं की वजह से, साथ ही भारत की जो विदेश नीति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से नंबर 1 और सबसे बेहतर बनी है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर नेपाल ने भारत को फिर दिखाई आंख। नेपाली युवकों के पथराव के बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर बवाल, कई घायल। बता दें भारत नेपाल बॉर्डर पर एक बार फिर जमकर बवाल मचा है। नेपाली युवकों द्वारा पथराव के बाद हुए लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि रविवार देर शाम को झूला पुल खुल गया, लेकिन बॉर्डर पर तनाव अभी भी बरकरार है। उत्तराखंड के काली नदी किनारे तटबंध बना रहे भारतीय मजदूरों पर रविवार दोपहर नेपाल की तरफ से पथराव होने से बवाल मच गया। एसएसबी और नेपाली फोर्स पहुंचने के बावजूद नेपाली प्रदर्शनकारियों ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर ताले जड़ दिए, जिससे दोनों देशों के सैकड़ों लोग पुल के दोनों तरफ फंस गए। बवाल बढ़ने पर नेपाल पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें नेपाल की तरफ से फंसे एक भारतीय कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। रविवार को धारचूला में काली नदी किनारे भारतीय क्षेत्र में घट खोला और स्टेडियम के पास कार्य करा रही कंपनी के मजदूरों पर दोपहर करीब 2 बजे नेपाल क्षेत्र से अचानक भारी पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। पत्थर लगने से एक श्रमिक जय सिंह के सर में चोट आई है। पथराव की सूचना पर मौके पर नेपाली पुलिस और एसएसबी के अधिकारियों ने किसी तरह मामला शांत कराया, पर शाम करीब 4 बजे नेपाल की तरफ से पत्थरबाजों ने झूला पुल पर ताले डालकर बंद कर दिया, जिससे पुल के दोनों तरफ सैकड़ों लोग फंस गए। बवाल बढ़ने पर नेपाली पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें भारत के एक पशु चिकित्सा कर्मचारी को गंभीर चोटें आई। जी हाँ दोस्तों, नेपाल प्रशासन से भारतीय अधिकारियों की बातचीत के बाद शाम करीब 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुलवा दिया गया, पर बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। नेपाल की ओर से सीडीओ दीर्घराज उपाध्याय ने कहा है कि प्रकरण को गंभीरता से लिया जाएगा। कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारतीय क्षेत्र में काली नदी किनारे सुरक्षा को लेकर बनाए जा रहे तटबंध का नेपाल अब तक 7 बार विरोध कर चुका है। भारतीय अधिकारियों के आग्रह के बावजूद भी वो हठ धर्मिता पर अड़ा हुआ है। नेपाल ने अपनी तरफ नदी में जमा मलबा तक नहीं हटाया है दोस्तों, जिस कारण भारतीय क्षेत्र में कई मीटर हिस्से में नदी के प्रवाह के कारण नींव तक बनाना मुश्किल हो गया है। अब आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि गलती किसकी तरफ से, और ऐसे में नेपाल की तरफ से जो पत्थरबाजी की गई है दोस्तों, ऐसे में भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए नेपाल पर, अपनी राय सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा। और ये कोई पहली बार नहीं है कि नेपाल की ओर से पत्थरबाजी किया गया हो। जी हाँ दोस्तों, ये 7वीं बार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर, और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय और अपना जवाब लिख सके। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन। कहा, भारत की G20 अध्यक्षता पर मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरा भरोसा। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत की G20 अध्यक्षता पर भरोसा जताया है। मैक्रोन ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शांतिपूर्ण और अस्थायी दुनिया बनाने के लिए सभी को एक साथ लेकर आएंगे। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को मजबूत साझेदार बताया। उन्होंने कहा है कि वो भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने के लिए उत्सुक हैं। भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री के साथ एक तस्वीर को साझा करते हुए अपने ट्वीट में एक दुनिया, एक परिवार, एक भविष्य की थीम का समर्थन किया। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान काम करने के लिए इस थीम को चुना है। मैक्रोन ने ट्वीट में कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। मुझे अपने मित्र
नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि वो शांति और अधिक टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए हमें साथ लेकर आएंगे। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को कहा कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विषय से प्रेरित होकर एकता को बढ़ावा देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी की सबसे बड़ी चुनौतियों को सूचीबद्ध किया जा सकता है जिनसे एकजुट होकर अच्छी तरह से लड़ा जा सकता है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत का समर्थन करना यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की साख पूरी दुनिया में कायम होती नजर आ रही है दोस्तों, और एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती नजर आ रही है भारत को लेकर। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर, लेकिन इनको थैंक यू जरूर कह दीजिएगा इमैनुअल मैक्रोन को। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर कांग्रेसी नेता हरीश रावत का नया बयान, कहा अभी पाकिस्तान काफी कमजोर है, ये पीओके छीनने का सही समय है। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने रविवार यानी 4 दिसंबर को पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि पीओके को छुड़ाना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस सरकार के दौरान संसद में इस बारे में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये मोदी सरकार के एजेंडे में होना चाहिए। वर्तमान में पाकिस्तान कमजोर स्थिति में है, तो इस समय हम पीओके को वापस ले सकते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीओके को पाकिस्तान से छीनने का सही समय है, केंद्र सरकार को ये काम करना चाहिए। उन्होंने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल में कंपटीशन चल रहा है कि बीजेपी की कौन ज्यादा मदद कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, हरीश रावत विपक्ष में बैठे हैं दोस्तों, तो सरकार की बुराई तो करना लाजमी है, लेकिन फिलहाल दोस्तों पीओके को लेकर जो इन्होंने बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या ये राजनीतिक एजेंडा के हिसाब से ऐसा बयान दे रहे हैं या वाकई में पीओके वापस लेना चाहते हैं हरीश रावत? जी हाँ दोस्तों, आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर यूएस मीडिया रिपोर्ट में किया गया ब्लड कैंसर का बड़ा दावा, सीढ़ियों से गिरकर और बीमार हो चुके हैं पुतिन। बता दें, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तबीयत ठीक नहीं होने की जानकारी मिल रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट नाम की एक समाचार एजेंसी ने अपने टेलीग्राम चैनल में बताया है कि बीते दिनों रशिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को स्थित अपने आधिकारिक निवास पर गिर गए, जिस वजह से उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 70 वर्षीय पुतिन के गिरने से उनको चोटें आई हैं और इस वजह से पहले से ही कथित तौर पर पेट के कैंसर से जूझ रहे राष्ट्रपति को समस्याओं का और ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। यूके स्थित दूसरे समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि पुतिन जब पिछले महीने अपने क्यूबा के समकक्ष मिगुएल डियाज कैनल के साथ मिले थे, तो हाथ मिलाने के दौरान उनके हाथ कांप रहे थे। एजेंसी ने यह भी कहा है कि इस दौरान उनके हाथ हल्के स्याही भी हो गए थे। यूके स्थित इस एजेंसी ने कहा है कि इस दौरान पुतिन को असहज रूप से अपने पैरों को हिलाते हुए भी देखा गया था। इन घटनाओं के जरिए समाचार एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि पुतिन की तबीयत खराब हो रही है। इसी रिपोर्ट में एक ब्रिटिश जासूस का भी बयान आया है, जिसमें वो दावा कर रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया है क्योंकि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर चीन से मुकाबले के लिए ले लिया भारत ने सबसे बड़ा फैसला, खिलौनों पर मोदी सरकार का बड़ा फोकस। बता दें, देश में खिलौना उद्योग यानी टॉय इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ कर रहा है और सरकार भी इस सेक्टर पर विशेष फोकस कर रही है। चीनी खिलौनों यानी चाइनीज टॉयज पर देश में लगाम लगाने के बाद अब इन्हें ग्लोबल मार्केट में भी टक्कर देने की तैयारी है। केंद्र सरकार अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटेंट बनाने के लिए खिलौना व्यवसाय को 3500 करोड़ रुपए का बूस्ट अप देने की योजना पर काम कर रही है। पीटीआई की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से सरकार के इस बिग प्लान के बारे में जानकारी शेयर की गई, साझा की गई। इसमें कहा गया है कि केंद्र खिलौनों को 3500 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़ा पीएलआई बेनिफिट देने पर विचार कर रही है। हालांकि ये लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड यानी BIS स्टैंडर्ड के अनुरूप होंगे। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की मोदी सरकार ने सबसे बेहतर फैसला लिया है चाइना के टॉयज को कंपटीशन देने का, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत कहना मत भूलिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर इंडियन नेवी के आगे फिसड्डी है पाकिस्तान की नौसेना। हम आपको बताएंगे उनसे कितने ताकतवर हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, कल इंडियन नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस था। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कल के ही दिन इंडियन नेवी ने धोखे से साजिश करने वाली पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात बताई थी। नौसेना पर गर्व करने का दिन। विश्व रैंकिंग में फिसड्डी पाकिस्तान ने भारत से भिड़ने की कोशिश की थी और फिर इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के जासूसी जहाज गाजी को समुद्र में ही डुबो दिया था। इंडियन नेवी की रैंकिंग टॉप 10 देशों में है, जबकि पाकिस्तान इस लिस्ट में टॉप के 25
25 देशों में शामिल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हम बताने वाले हैं आज हमारी नेवी पाकिस्तान की नौसेना से कितनी मजबूत है। नेवी की विश्व रैंकिंग की बात करें तो अमेरिका, चीन, रशिया, इंडोनेशिया, कोरिया और जापान के बाद अपना भारत का स्थान है। इस लिस्ट में भारत 7वां स्थान रखता है, तो वहीं पाकिस्तान का स्थान ब्राजील, स्वीडन, नीदरलैंड और पुर्तगाल जैसे देशों से भी कहीं पीछे 28वें नंबर पर है। जाहिर है कि पाकिस्तान कितनी भी अकड़ क्यों ना दिखा ले, 1971 के जंग में भारतीय नौसेना ने उसे जो सबक सिखाया था वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जी हाँ दोस्तों, 1612 में स्थापित भारतीय नौसेना का मुख्य मकसद परमाणु युद्ध को रोकना, नौसैनिक युद्ध करना और सी लिफ्ट यानी बचाव कार्य करना है। इसकी पावर के बारे में बात करें तो इंडियन नेवी अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। भारतीय नौसेना के पास 75,000 रिजर्व जवान और 67,000 से ज्यादा सक्रिय जवान है। समय भारतीय नौसेना के पास 300 एयरक्राफ्ट, 150 जंगी जहाज और सबमरीन है। इनके अलावा 4 फ्लीट टैंकर्स, 24 कारवेट और 15 अटैक सबमरीन है। साथ ही एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी नेवी की ताकत बढ़ाते हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा 8 लैंडिंग शिप टैंक्स, 14 फ्रिगेट्स, 10 डेस्ट्रॉयर्स और कई छोटे पेट्रोल बोट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं से कहीं तक नहीं भटकता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट में मेरा भारत महान और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा आप लोग। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अफगान पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात, लेकिन तालिबान पर चला भारत का जादू। बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता संभालने के 1 साल बाद सामाजिक व आर्थिक हालात बहुत दयनीय है। एक तरफ अफगान सीमा पर जहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग जैसे हालात हैं, तो वहीं राजधानी काबुल में पाकिस्तानी राजदूत को जान से मारने की कोशिश हुई है। इस बीच भारत का जादू बहुत तेजी से तालिबान सरकार पर चला और यहाँ उसकी पकड़ फिर से मजबूत हो गई है। यही नहीं, भारत के हरी झंडी दिखाने के बाद अब जापान भी अफगानिस्तान में दूतावास खोलने जा रहा है। जापान ने इस साल जब अफगानिस्तान में फिर से दूतावास खोलने पर विचार शुरू किया था, तब उसने भारत से सलाह ली थी ताकि जमीनी हालात की सटीक जानकारी ली जा सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस साल जून 2022 में ही अपने दूतावास को सीमित रूप से खोल दिया था। भारत की सलाह के बाद जापान ने भी अपनी योजना को आगे बढ़ाया और 21 अक्टूबर को इसका ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एक बार फिर से तालिबान राज में भी अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों कि तालिबान शासित देश अफगानिस्तान में किसी देश की हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ पर अपने नागरिक को भेज सके या अपने दूतावासों को वहाँ खोल सके, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पहले भारत ने अपने दूतावास को वहाँ खोला है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का साहस और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति ही रंग लाई है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। दोस्तों, बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर संसदीय चुनाव में नेपाली कांग्रेस की बढ़त बरकरार। सियांगचा सीट से उम्मीदवार को मिली बड़ी जीत। बता दें, नेपाल के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार धनराज गुरुङ ने सियांगजा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 से जीत हासिल कर ली है। इसके बाद गठबंधन ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी। गुरुङ ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीएन यानी यूएमएल की पद्मा कुमारी आर्यल को हराया। गुरुङ को 31,466 वोट मिले, जबकि कुमारी को 25,839 ही वोट मिले। जी हाँ दोस्तों, बात करते और बड़ी खबर की, जहाँ पीएम शहबाज शरीफ ने कहा चाहे बर्बाद हो जाए पाकिस्तान, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे इमरान खान। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष व पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का लक्ष्य सत्ता हासिल करना है, भले ही इससे देश की नींव कमजोर हो जाए या पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। उल्लेखनीय है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई और शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार आपस में भिड़े हुए हैं, क्योंकि पीटीआई इस समय से पहले चुनाव कराने पर जोर दे रही है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने मध्यावधि चुनाव से इनकार कर दिया और खान के दबाव में न आने का संकल्प लिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट में कहा है कि संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ इमरान खान का हालिया बयान उन हमलों की श्रृंखला में ताजा है जो आधुनिक राष्ट्र राज्यों में लोकतंत्र के काम करने के तरीके को चुनौती देते हैं। जैसा कि पीटीआई प्रमुख राज्य के संस्थानों के खिलाफ बोलते हैं और सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं के खिलाफ गालियां देते हैं। शरीफ का मानना है कि उनकी राजनीति का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता में वापस आना था। जी हाँ दोस्तों, बात करते और बड़ी खबर की, जहां पर युद्ध में यूक्रेन हालत और यूरोप से लेकर अमेरिका तक महसूस होंगे झटके, रशिया का बढ़ेगा दबदबा। बता दें, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लियन के इस बयान से लगे सदमे से पश्चिमी देशों के लोग अभी भी नहीं उभरे हैं कि रशिया
रशिया के साथ युद्ध में यूक्रेन के 1 लाख सैनिक और 20,000 नागरिक मारे जा चुके हैं। ये मसला इतना बड़ा है कि वॉन डेर लियन को अपना ये वक्तव्य वापस लेना पड़ा, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे पहली बार कहा गया हो। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी सेना प्रमुख जनरल मार्क मिले ने अक्टूबर में ही न्यूयॉर्क इकोनॉमिक क्लब में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि युद्ध में 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं और संभवतः इतने ही यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन तब उस बयान पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर हमले के पीछे ISIS ने खुद जारी करके बयान ली जिम्मेदारी। बता दें, इस्लामिक स्टेट ने रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी में पाकिस्तान के दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन की तरफ से बयान जारी करके इसकी जिम्मेदारी ली गई है। हमले में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी राजदूत उबैदुर रहमान निजामनी को निशाना बनाया गया था। हमले में उनका गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया था। सोशल मीडिया पर अरबी में एक बयान में आतंकी समूह ISIS खुरासान गुट ने दावा किया है कि उसके 2 सदस्यों ने मध्यम हथियारों और स्नाइपर से लैस होकर राजदूत और उनके गार्डों को निशाना बनाया। वो उस समय शुक्रवार को दूतावास के बाहर में मौजूद थे। विदेश कार्यालय ने FO ने कहा है कि वो काबुल में ISIS के द्वारा दावा का सत्यापन कर रहा है। साथ ही कहा है कि स्वतंत्र रूप से और अफगान अधिकारियों के परामर्श से हम इन रिपोर्टों की सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों और खबर की, जहां पर ईरान की मॉरल पुलिस को किया गया भंग। हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों के आगे झुकी ईरान की सरकार। जी हाँ, सही सुना आपने। देश व्यापी प्रदर्शनों से डरी ईरान सरकार ने खड़े कर दिए हाथ। मोरालिटी पुलिस को किया भंग। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईरान ने देश की मॉरल पुलिस को भंग कर दिया है। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंताजारी के हवाले से मीडिया में यह खबर आई है। उन्होंने कहा कि नैतिकता पुलिस का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है, इसे अब भंग कर दिया गया है। सरकार का ये फैसला उन लोगों की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है जो करीब 3 महीने से जबरन हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल से धार्मिक सम्मेलन में मॉरल पुलिस को लेकर सवाल पूछा गया था। एक प्रतिभागी ने सवाल किया था कि नैतिकता पुलिस को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके जवाब के दौरान उन्होंने इसे भंग किए जाने की जानकारी दी। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर लॉकडाउन में पूरी छूट देने से बर्बाद हो जाएगा चाइना, लाशों के लग जाएंगे ढेर। सामने आया चौंकाने वाले आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, भारी विरोध प्रदर्शन का सामना करने के बाद चीन अपनी शून्य कोविड नीति को कम करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। कम प्रभावित जगहों से पाबंदी हटाई जा रही है। बीजिंग में कोरोना की जांच करने वाले बूथों को हटा दिया गया है, जिसके बाद लोगों ने खुशी जताई है। तो वहीं शेनझेंग शहर में अब यात्रा के लिए कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो कि यहाँ के नागरिकों को डरा सकती है। दरअसल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर देश में पूरी तरह से छूट दी जाती है तो देश में कितनी मौतें हो सकती हैं और क्यों। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी ग्वांसी क्षेत्र में रोग नियंत्रण केंद्र के प्रमुख झोउ जियातोंग ने पिछले महीने शंघाई जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा था कि अगर चीन पूरी तरह से कोरोना प्रतिबंधों में ढील देता है तो यहाँ लाखों लाशों की ढेर लग जाएगी। इस छूट से 20 लाख लोगों की जान जा सकती है, जो कि चीन की अर्थव्यवस्था को धराशायी कर सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों डोमेस्टिक बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा आरोप, कहा भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। कांग्रेस की इस यात्रा में हाल ही में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर शामिल हुई थी। कांग्रेस की यात्रा में एक्ट्रेस की भागीदारी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार यानी 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश के दतिया में कहा कि हम उस यात्रा से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसमें स्वरा भास्कर और कन्हैया कुमार जैसे लोग भाग रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आप समझ सकते हैं कि इस यात्रा का मकसद क्या है। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। सच आखिरकार सामने आ ही गया। इससे पहले शुक्रवार यानी कि 2 दिसंबर को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि हमारा भारत स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार और सुशांत सिंह जैसों के साथ पदयात्रा करने से नहीं जुड़ता। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री ने कहा है कि भारत तब जुड़ता है जब धारा 370 हटती है, CAA लागू होता है, 3 तलाक जैसी कुप्रथा खत्म हो जाती है। अब समय आ गया है कि देश की एकता और अखंडता के लिए समान नागरिक संहिता की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जाए। मेरा कमलनाथ से आग्रह है कि वो कॉमन सिविल कोड पर अपना नजरिया जनता के सामने रखे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत जोड़ो में अगर वाकई में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं दोस्तों, तो क्या ऐसे में संज्ञान लेना चाहिए। भारत सरकार को अपनी राय अवश्य दीजिएगा, जैसा नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर वोटिंग के बाद आज दोपहर तक दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। मिशन
2024 को लेकर हाई लेवल मीटिंग में होंगे शामिल। आपको बता दें गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के साथ ही बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिवसीय हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। सोमवार को होने वाली इस मीटिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस बैठक में बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी जी सोमवार यानी आज की सुबह अहमदाबाद में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करेंगे। इसके ठीक पश्चात वे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के लिए नई दिल्ली रवाना हो जाएंगे। बताया यह जा रहा है कि बैठक का उद्घाटन करने के बाद पीएम बीजेपी अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। इसमें आगामी चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पर गुजरात इलेक्शन के दूसरे चरण में वोट डालने पहुंचे पीएम मोदी जी, मां से लिया आशीर्वाद, साथ में पी चाय। बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज यानी 5 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात दौरे पर हैं। दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है। पीएम मोदी जी आज यानी कल अपनी मां हेराबेन मोदी से मिलने गांधीनगर में उनके आवास पहुंचे थे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने पीएम मोदी जी की तस्वीरें भी शेयर की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी जी अपनी मां के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। पीएम मोदी जी मां का चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद भी ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस दूसरे चरण के लिए मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप लोग, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, कहा कोई हमारे बच्चों के 35 टुकड़े कर दे, बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये खेल नहीं चलने दूंगा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। श्रद्धा हत्याकांड का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल नहीं चलने दूंगा। कोई भी हमारे बच्चों को छल ले, शादी कर ले और 35 टुकड़े कर दे, ये मैं सहन नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां राशन कार्ड धारकों के खाते में आएंगे 2500 रुपए, सरकार देगी ये उपहार। क्या है बड़ी खबर, आपको बता दें केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों की सरकारें गरीब वर्ग के परिवार के कल्याण के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है। राशन कार्ड योजना भी इस तरह की एक योजना है। इस एक स्कीम में सरकार ने कई अलग अलग योजनाओं के लाभ एक साथ जोड़ दिए हैं ताकि गरीबों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ऐसी ही एक योजना के तहत तमिलनाडु सरकार हर वर्ष राशन कार्ड धारकों के बैंक खाते में नकद राशि ट्रांसफर करती है। ये पैसा पोंगल के पर्व पर बैंक खाते में भेजा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2023 के लिए जारी की जाने वाली राशि जल्द ही बैंक खाते में भेज दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।